अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम, मीडियम परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो सबसे पहले जिस तरह हमने कूलम लॉ में पढ़ा था कि हमारे पास जो कूलम लॉ होता है, दो चार्जेस के लिए जो पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनका नाम Q1 Q2, उनके दरमियान कोई फासला R होता है, तो उनके लिए कूलम लॉ हम F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर लिखते हैं। जब दोनों चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान वैक्यूम मौजूद हो तो फिर हम यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं इसको हम स्पेस परमिटिविटी कहते हैं, और ये हमारे पास होता है ε0, जिस पे हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बस हम इसी वीडियो में बहस करेंगे। जब दोनों चार्जेस के दरमियान स्पेस के बजाय कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए तो चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान अगर हम कोई और मीडियम रखते हैं तो फिर हम इस कूलम लॉ को इस शक्ल में लिखते हैं। फिर दोनों चार्जेस के दरमियान F फोर्स नहीं F डैश फोर्स होगा और वो बराबर होगा 1/4πε। इससे पहले हमने ε0 लिखा था जब दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम मौजूद था, ठीक है। लेकिन जब दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम की बजाय कोई मीडियम आ जाए तो फिर आप ε0 नहीं एप्सिलॉन लिखेंगे, और एप्सिलॉन शॉर्टकट हमारे पास स्टैंड करता है मीडियम परमिटिविटी के लिए। वो स्पेस परमिटिविटी होती है, ये मीडियम परमिटिविटी होती है। मीडियम परमिटिविटी को डिस्कस करने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम तमाम चीजों को कांस्टेंट रखें और सिर्फ मीडियम परमिटिविटी और स्पेस परमिटिविटी पे हम तवज्जो दें तो हम इन और फोर्स को रिलेट कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यह है कि जब दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम होता है और कांस्टेंट जो है हमारे पास ε0 होता है, तो इन और फोर्स के दरमियान या दोनों चार्जेस के दरमियान स्पेस होता है तो फिर हम ε0 इस्तेमाल करते हैं। जब दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम होते हैं तो एप्सिलॉन इस्तेमाल करते हैं। दोनों केसेस में हमारे पास फोर्स और मीडियम परमिटिविटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी जितने हमारे पास मीडियम परमिटिविटी की वैल्यू कम हो उतना हमारे पास फोर्स ज्यादा होगा। फिर जितनी भी हमारे पास मीडियम परमिटिविटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अदर मटेरियल रादर देन स्पेस, तो फिर हमारे पास जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है वो फिर उस हिसाब से कम होता है जितने आपके पास मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो परमिटिविटी होती है स्पेस के लिए उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ये सबसे स्मॉल वैल्यू है। और फिर हमारे पास स्पेस के अलावा जितने भी मटेरियल मीडियम है उसके लिए ये ε0 की वैल्यू, फिर उसको हम एप्सिलॉन कहेंगे स्पेस के अलावा जितने भी मटेरियल मीडियम है, और उसकी वैल्यू फिर हमारे पास इससे ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्पेस के लिए स्पेस परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम है। इस वजह से दोनों चार्जेस के दरमियान इन दिस केस फोर्स सबसे ज्यादा होगा, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन। अगर हम इसके बजाय कोई मटेरियल मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारे पास ε0 नहीं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होती है। जब एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर हमारे पास फोर्स रिड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन जो कोलम्बिक फोर्स होता है सबसे ज्यादा तब होता है जब इनके बीच में वैक्यूम हो। फिर वैक्यूम की जगह आप किसी और मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम मीडियम परमिटिविटी कहते हैं, तो फिर उस केस में हमारे पास स्पेस के मुकाबले अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है वो कम होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहां पे मैंने जो Q1 Q2 दिखाने की कोशिश की है, ये हमारे पास चार्ज प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान हम या वैक्यूम रखते हैं या किसी मीडियम को रखते हैं, जिस तरह हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं। लेकिन इस असेंबली पे हमारे पास कूलम लॉ अप्लाई नहीं होता। कूलम लॉ हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है, जिसके लिए ज्योमेट्री इंतहाई मुनासिब है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मीडियम परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो किस तरह ज्यादा होती है या कम होती है, और इसको हम स्पेस परमिटिविटी से किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी किस तरह डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, परमिटिविटी को समझने के लिए अगर हम पॉइंट चार्जेस के बजाय कोई प्लेट्स ले लें, जिस तरह हमने इससे पहले कैपेसिटर्स के लिए लिया था। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस असेंबल किए गए हैं, और इसके साथ पड़ा हुआ एक और कैपेसिटर है जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो हम जानते हैं
कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरह इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, जब आप इन दो प्लेट्स को इस तरीके से कैपेसिटर्स बनाते हैं तो बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं और बीच में आप इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं जिसकी कुछ एप्सिलॉन वैल्यू होती है, जिसकी कुछ परमिटिविटी होती है, ठीक है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो मीडियम को जब आप इसमें इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, ये हमारे पास एक इंसुलेटर है जिसमें एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पांस में इस इंसुलेटर्स की जो एटम्स होते हैं ये कुछ इस तरह के डाइपोल्स बना लेते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ और इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, वो इस पॉजिटिव की तरफ हो जाता है, नेगेटिव की तरफ हो जाता है। ये हमारे पास इस तरीके से ये मटेरियल पोलराइज हो जाता है। तो हम इसको कुछ इस तरह इसके अंदर इस तरह की ज्योमेट्री बना सकते हैं कि आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इस नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेट्स के दरमियान जो मटेरियल रखा गया है उसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इससे पहले हमने कहा था कि प्लेट्स की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो जब आप मटेरियल रख लेते हैं इसके अंदर तो उसकी वजह से हमारे पास पोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि एक और फील्ड डेवलप होता है, इंटरनल फील्ड डेवलप होता है। तो आप इसको एक्सटर्नल का नाम देते हैं और ये हमारे पास एक किस्म का इंटरनल फील्ड होता है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड के खिलाफ है। तो इस वजह से जब इंटरनली कोई फील्ड डेवलप हो जाता है, कोई भी मटेरियल अपना फील्ड जितना ज्यादा परमिट करता है उतना ही हम कहते हैं कि इसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, इसके एप्सिलॉन की वैल्यू जो हमारे पास है वो ज्यादा है। अगर ये ज्यादा पोलराइज होता है तो ये अपना फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा परमिट करेगा इनसाइड द प्लेट्स। जो हम सेकंड फील्ड की बात करते हैं, पहले वाली फील्ड की नहीं। तो जब ये सेकंड फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करता है इसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी ही इसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही उन प्लेट्स के दरमियान ज्यादा दूसरा फील्ड डेवलप होगा और वो फील्ड पहली फील्ड को कैंसिल करेगा। इस वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कूलम लॉ जो हमने लिखा था के Q1 Q2, अगर के की जगह में ओपन अप लिखूं 4 पाई एप्सिलॉन और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो जब ये मटेरियल ज्यादा पोलराइज हुआ, इसने अपना फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस किया, परमिट किया, तो उसके वजह से ज्यादा फील्ड कैंसिल आउट हुआ, तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का भी इक्वेशन है, वो भी हमें याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जब F ज्यादा होगा तो E भी ज्यादा होगा, जब F कम होगा तो E भी कम होगा। तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जब फील्ड इंटरनली ज्यादा पैदा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होगा, ठीक है, इस केस में। और जब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल आ जाए जो इंटरनल फील्ड कम पैदा करता है, उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू कम है, इंटरनल फील्ड जब कम पैदा करता है तो वो कम फील्ड मुकाबला करेगा, कम कैंसिल आउट करेगा, तो बनिस्बत पहले के दोनों के दरमियान फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी और फोर्स भी ज्यादा होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम जो होता है, अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम पोलराइजेशन होती है, जिसके लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम है। जब कम पोलराइजेशन होती है, फील्ड बहुत कम डेवलप होता है, तो यहाँ पर फील्ड कैंसिल आउट बहुत कम होता है या नहीं होता, तो पूरा की पूरा ही फील्ड मौजूद होता है और फोर्स मौजूद होता है। तो इस केस में हमारे पास जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम है तो फोर्स हम दोनों प्लेट्स के दरमियान या दोनों चार्जेस के दरमियान हमें ज्यादा बारी आती है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास एक्चुअली मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाय स्पेस परमिटिविटी होती है। तो स्पेस परमिटिविटी हमें ऑलरेडी याद है 8.85 10 पावर -12। मीडियम परमिटिविटी के लिए हमारे पास सामने एक टेबल गिवन है जिसको आप मुख्तलिफ वैल्यूज देख सकते हैं, जिनकी वैल्यूज याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसको ज़हन नशीन कराने के लिए और सिंपल बनाने के लिए हम एक टर्म रिलेटिव परमिटिविटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम स्पेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
अगर यहां पर देखा जाए मैथमेटिकली मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाय स्पेस परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12 है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी उससे 2 टाइम्स है तो हम इस तरह 8.85 × 10⁻12 लिखते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 2 है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास इस मीडियम की, इस मटेरियल की परमिटिविटी स्पेस से दुगना है। इस तरह हमारे पास अगर ये 3 गुना है तो हम फिर कह सकते हैं कि इसकी परमिटिविटी स्पेस से 3 गुना, मतलब 8.85 × 10⁻12 को 3 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह किसी भी मटेरियल की मीडियम अगर 2.7 है तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी 2.7 का मतलब है कि आप स्पेस परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12 को 2.7 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरीके से आप इसी मटेरियल की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से परमिटिविटीज को सिंपल बनाने के लिए, ज़बानी याद करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को स्पेस के साथ कंपेयर करना है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप शासिब एकेडमी के साथ जुड़े रहिए।